हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्री बोर्ड सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि कुछ सैम्पल पेपर के डिस्कशन को यहाँ पर इन वीडियोस में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सैम्पल पेपर 1 से। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस सैम्पल पेपर में आपके जितने भी MCQs आते हैं, यानी कि 20 MCQ क्वेश्चंस आते हैं। आप प्री बोर्ड दीजिएगा तो आपके पेपर का भी पैटर्न कुछ ऐसा ही रहेगा और बोर्ड्स में भी कुछ ऐसे ही मिलता जुलता रहता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के डिस्कशन से। सेक्शन ए में आपका आता है MCQ सीरीज। एंड यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, टू APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। द फर्स्ट टर्म ऑफ one of those is -1 and that of the other is -8, then the difference between their both terms is। तो इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि आपके पास दो APs हैं, यानी कि दो AP की सीरीज़ है, एक की अपनी अलग सीरीज़ है, दूसरी की अपनी अलग सीरीज़ है, लेकिन उन दोनों में कॉमन क्या है, सेम क्या है, उन दोनों का कॉमन डिफरेंस यानी कि D। इसको अगर आप सोल्यूशन से भी समझोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन पहले कुछ लॉजिकल बातें कर लेते हैं, उसके बाद सोल्यूशन पर भी जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि दो APs हैं, उनके कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि उन दोनों के D की वैल्यू सेम है। और उन दोनों का यानी कि अगर आप पहले वाले AP को स्मॉल a से डिनोट करोगे और दूसरे वाले AP की सीरीज़ को कैपिटल A से, तो उन दोनों के स्मॉल a और कैपिटल A की आपको वैल्यू दी हुई है। अगर आपने पहले वाली AP को स्मॉल a से, यानी उसके फर्स्ट टर्म को हम लोग A1 बोलते हैं या उसको A भी लिखते हैं, तो उसको अगर आप स्मॉल a से डिनोट करोगे तो इसको स्मॉल a की जो वैल्यू होगी वो ये जाएगी और कैपिटल A की यानी दूसरे वाली AP की वैल्यू ये जाएगी। तो दोनों के फर्स्ट टर्म्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि उन दोनों के फोर्थ टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा, यानी कि दोनों का आपको फोर्थ टर्म निकालना होगा और उन दोनों के फोर्थ टर्म को माइनस करना होगा। तो कैसे करेंगे डिस्कस करते हैं इसको। यहाँ पर आप देख सकते हो, यस हाँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, मैंने पहले वाली AP को स्मॉल a से डिनोट किया है और दूसरे वाले को कैपिटल A से। तो यहाँ पर फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, E+3D। तो जैसे A, दोनों में A तो अलग है, पहले वाले में A हमने स्मॉल a माना है, दूसरे वाले में कैपिटल A माना है, तो वैसे ही हमने यहाँ पर किया और उसके बाद वैल्यूज़ को पुट कर दिया। यहाँ पर D के साथ कुछ भी नहीं करना है, बिकॉज D तो दोनों में से भी है, तो इसलिए हम लोग D को D ही लिखेंगे, यहाँ पर D1 और D2 नहीं लिखेंगे। अब हमें फाइंड करना था जो कि उन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि स्मॉल बड़े में से माइनस होता है, आप चाहो तो ऊपर वाले को भी कैपिटल ही मान सकते हो। वैसे भी ये MCQ क्वेश्चन है, तो आपको पेपर में डायरेक्ट वहाँ पर सिर्फ ऑप्शन लिखना होगा, ये तो चीज़ें आपको रफ शीट में करनी होगी। तो आपने पहले वाली यानी जो आपकी सीरीज़ में दी हुई है सीक्वेंस में, उसको वैसे ही सॉल्व करना है। पहले जो वैल्यू दी थी, पहले हमें ये वाली -1 वाली टर्म की वैल्यू दी हुई थी ना, तो इसलिए हमने उसको पहले माना है और नेक्स्ट में हमने जिसमें A1 की वैल्यू -8 थी उसको नेक्स्ट में रखा है। तो यहाँ पर दोनों के फोर्थ टर्म के बीच का डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस निकालने के बाद यहाँ पर सिंपली यही तो आपका फोर्थ टर्म है, हम दोनों को माइनस किया तो यहाँ पर साइन चेंज होगा और आपका आंसर आएगा 7। तो 7 कौन सा है, 7 आपका ऑप्शन नंबर C है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन आपको फाइंड करना है मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास क्या होती है, अगर आपने स्टैटिस्टिक्स के वीडियोस देखे हैं तो मॉडल क्लास वो होती है जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है। तो इसके ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप जल्दी में होंगे तो देन फॉर श्योर आप एक चीज़ करोगे कि यहाँ पर इस टेबल पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, यूजुअली तो वही हमारे फ्रीक्वेंसी वाली टेबल होती है, उसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, 80। तो आप बिलो 60 यानी 50 to 60, बिलो 60 मीन्स जो आपकी क्लास इंटरवल बनेगी वो कौन सी होगी, 50 to 60, बिकॉज यहाँ पर 10 का गैप्स आ रहा है ना हर एक टेबल में। तो बिलो 60 मीन्स 50 to 60 एंड आप ऑप्शन नंबर D करेक्ट करके आओगे। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर D करेक्ट नहीं है। यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हो, ये जो फ्रीक्वेंसी वाली टेबल है, यहाँ पर बस इस पर एक थोड़ा सा फोकस करना है। जो आपके MCQ टाइप के क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर पहले 3 है, फिर 12 है, फिर 27 है, तो ये कुछ कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जैसा नहीं लग रहा है। ये कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आपको दिया हुआ है, इसकी फ्रिक्वेंसी वाली टेबल कुछ ऐसी बनेगी, यानी कि जैसे फ्रीक्वेंसी और कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी यानी CF में फर्स्ट प्लेस पर जो वैल्यू होती है वो तो सेम ही होती है, लेकिन सेकंड प्लेस पर फ्रीक्वेंसी से कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कुछ ऐड हो जाती है। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी यानी CF, तो उससे हमें F निकालना है फ्रिक्वेंसी। तो हमने क्या किया है, सिंपली जो हमारा 12 था या CF था उससे हमने पिछले वाले टर्म को माइनस कर दिया है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट में CF दिया हुआ था 27 और उसके बाद आपका पीछे CF कितना बचा था, 12।
तो आपने उसको माइनस किया। तो ऐसे ही जो आपकी नेक्स्ट CF आ रही है उसको पिछले वाले CF की वैल्यू से अगर आप माइनस करोगे तो आपके पास एक फ्रीक्वेंसी वाली टेबल बन के आ जाएगी। एंड ये जो 3, 9, 15 इक्वल टू के बाद लिखा हुआ है 30, 18, 8, ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी की टेबल। आप चाहो तो इसको एक अलग टेबल में भी बना सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कुछ ऐसी वैल्यूज़ पे। क्वेश्चन यानी कि जो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिस वाले, उसमें ज़्यादा टाइम ये नहीं होता, बट होता है, इसलिए ध्यान देना होता है थोड़ा थोड़ा। कुछ क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी भी होते हैं। तो आपके पास तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ आ गई। सो नाउ अब आपको इसमें से चेक करना है कि आपके पास कौन से सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। तो 3, 9, 15, 30, 18, 8 सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन है, दैट इज़ 30। तो 30 का क्लास इंटरवल कौन है, दैट इज़ 30 to 40। तो आपका मॉडल क्लास पूछा गया है, तो मॉडल क्लास आपका इसमें हो जाएगा 30 to 40, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आते हैं। 1 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल, ये आपका पॉलिनॉमियल का टर्म दिया हुआ है, इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ के इज़। तो इसमें हमने पढ़ा है कि जो आपके ज़ीरोज़ होते हैं, यानी पॉलिनॉमियल में चैप्टर 2 में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि वो जो पॉलिनॉमियल्स होते हैं उनमें 2 ज़ीरोज़ होते हैं, यानी उस इक्वेशन के सल्यूशन होते हैं। अगर आप उन दोनों को x की जगह पर पुट करोगे किसी भी इक्वेशन में, तो आपकी जो इक्वेशन होगी उसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। इसलिए हम लोग उन दोनों वैल्यूज़ को ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल बोलते हैं, जो कि होते हैं अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा और बीटा की एज़ पर द इक्वेशन डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि जो आपके दो ज़ीरोज़ नहीं, मीन्स बोला क्या गया था स्पेसिफिकली कि जो आपका पॉलिनॉमियल है ये 3x² + 8x + k, इस इक्वेशन का यानी इस पॉलिनॉमियल का जो आपका एक ज़ीरो है वो दूसरे ज़ीरो का रेसिप्रोकल है। तो सिंपली नॉर्मली तो हम लोग समझते हैं अल्फ़ा और बीटा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ स्पेसिफिक कंडीशन भी दी हुई है कि अगर हम लोग पहले वाले ज़ीरो को अल्फ़ा मानते हैं तो दूसरा वाला इसका रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल क्या होता है, 2 का रेसिप्रोकल होता है 1/2। तो अल्फ़ा का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/अल्फ़ा। तो आपको यहाँ पर के की वैल्यू बतानी है। के कहाँ है, कि आपका इस इक्वेशन में यानी पॉलिनॉमियल में है, और आपका पॉलिनॉमियल पूरा कंप्लीट नहीं है, बिकॉज यहाँ पर आपका जो के होता है उसके जगह पर कोई कांस्टेंट कोई नंबर होता है, तो आपको उसी को फाइंड करना है के को। तो वो कैसे करेंगे, हमने चैप्टर 2 में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू C/F। सी कौन हो गया, सी। इसमें अगर आप वो चैप्टर की डिटेल्स पढ़ोगे तो देन और अच्छे से समझ में आएगा, ये रिवाइज़ करोगे तो। अल्फ़ा और बीटा इज अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आपका अल्फ़ा इंटू बीटा लिखा हुआ इज इक्वल्स टू C/A, यानी कि अगर आप दोनों जीरोस का प्रोडक्ट करोगे तो वो C/A के बराबर होगा। अब सी कौन है इसमें से, तो यहाँ पर देखो जो x² के साथ कोएफिशिएंट यानी नंबर मल्टीप्लाई होता है उसको हम लोग बोलते हैं a। अब जो x के साथ होता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई, मतलब x के साथ जो मल्टीप्लाई में है 8x है, तो x के साथ कौन सा मल्टीप्लाई है, +8। यहाँ पर साइन का भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आपका b हो जाएगा +8। अब जो लास्ट टर्म आया इसके साथ तो कोई नहीं है, ना x है ना x² है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, उसको हम लोग डिनोट करते हैं c से। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू होती है C/A, ये आपका फॉर्मूला बना हुआ है। तो C के वैल्यू क्या है, K/A कितना है, x² के साथ क्या अटैच है यानी मल्टीप्लाई में 3, तो K/3। और यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा क्या है इस पर आपका पहले वाले का रेसिप्रोकल, तो अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा, तो ये तो कट जाएगा, इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर आपका 1 बचा है, इसको छोड़ने देना है कि K/3 अब आएगा क्या, यहाँ पर 1 है तो इसको इक्वेट करना है 1 के बराबर, आपका K इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया है डन। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये था आपका फर्स्ट पेज, आई होप इतना आपको विजिबल है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन। एक सेकेंड, आई थिंक आपको ये दिख रहा है, वेट। x² + 1 का होल स्क्वायर माइनस x, आई थिंक आपको ये विजिबल है। ठीक है, यानी ये तो मैं थोड़ा और पास लेकर जाती हूँ, वेट। हाँ अब विजिबल है, ठीक है। चलिए, आपका जो 4 क्वेश्चन है, आपको इसमें कुछ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इज इक्वल्स टू 0 हैज़, आपको इसमें बताना है कि इसके क्या है, मतलब रूट्स मीन्स रूट, इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी रूट्स को आप ज़ीरोज़ ही में अंडरस्टैंड कर सकते हो, यानी कि जो पॉलिनॉमियल में आपके ज़ीरोज़ बुलाते थे आप जिनको, उसको यहाँ पर आप बुलाओगे रूट्स। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही होता है।
तो आपको बताना है कि इसके कितने 4 रियल रूट्स होंगे, नो रियल रूट्स होंगे, 2 रियल रूट्स होंगे और 1 रियल रूट होंगे। तो आपके पास जब भी कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए, तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में, जो भी मैं बताती हूँ आपको। ये क्रॉस वाले पार्ट पे ध्यान नहीं देंगे, ये थोड़ा एरर हो गया था, बट इसको कंटिन्यू करते हैं अभी थोड़ा, ठीक है। तो आपके पास कोई एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन दी हुई है एंड आपको इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करना है। तो एक्स का स्क्वायर क्या होगा, एक्स का पावर 4 फिर +1, फिर इसको आप इसका आपने यहाँ पर x² + 1 का होल स्क्वायर किया है, तो आपके पास ये पूरी वैल्यू आई है, एक्स का पावर 4 + 1 + 2x², और ये आपका अलग से -x² भी दिया हुआ है। तो आपके पास इसको सॉल्व करने के बाद, यानी कुछ कट करने के बाद, कुछ माइनस करने के बाद आपके पास फाइनल इक्वेशन आती है एक्स का पावर 4 + 1 + x² = 0। तो यहाँ पर x² का होल स्क्वायर आपका x का पावर 4 है, तो हमने यहाँ पर x² कुछ आपका दोनों में कॉमन है, यानी इस वाले में भी x² कॉमन है, इस वाले में भी x² कॉमन है। तो x² को सोल्यूशन को सिंपल रखने के लिए यहाँ पर हमने y मान लिया है, ठीक है। अब इसको y मान लिया है, क्यों माना है, बिकॉज जब भी हमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपके पास एक पॉलिनॉमियल गिवन है, इसके रूट्स फाइंड करने हैं, देन आपको सिंपली उसके d की वैल्यू फाइंड करनी होती है। अब d कैसे फाइंड होता है, d होता है b² - 4ac, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि a किसको बोलते हैं, b किसे बोलते हैं और c किसे बोलते हैं। जस्ट सिंपली उन्हीं a b c को किसी भी पॉलिनॉमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वैल्यूज़ दी होंगी, आपको सिंपली उन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करना होगा। तो उसको करने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपका इक्वेशन थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट में था, तो उसको सॉल्व किया एंड उसको y के टर्म्स में लेकर आए, ताकि आपका सोल्यूशन सिंपली मिल जाए। तो ये आपका जो y² के साथ चाहिए, x² हो या y², अगर आपका स्क्वायर वाला टर्म है उसके साथ जो भी अटैच्ड या मल्टीप्लाइड नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं a। नेक्स्ट वाले के साथ, y वाले के साथ, तो उसको बोलेंगे b। ये कॉन्स्टेंट टर्म है 1, तो इसको बोलेंगे c। तो आपको a b c की वैल्यू मिल गई है। अब यहाँ पर ये कंफ्यूज नहीं होना कि x² था, अब ये कैसे मान लिया, हमने उसको x² को ही तो y माना है सोल्यूशन को सिंपली करने के लिए, बिकॉज ये MCQ है, ऑलरेडी हमने इतना सॉल्व किया है, ठीक है। तो थोड़ा कम टाइम देना है MCQ को, बट अच्छे से करना है, ये प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। तो b², b की वैल्यू क्या है, 1 × y है, तो 1 का स्क्वायर 4 -4 × a कितना है आपका, a भी 1 ही है, 1 × y² ही है, c भी 1 ही है। तो 1 का स्क्वायर -4 करोगे, बिकॉज 4 यहाँ पर a की भी वैल्यू 1 है, c की भी वैल्यू 1 है, तो -4 × 1 क्या होगा, -4, तो ये -4 हो गया। और यहाँ पर b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 1 - 4 दैट इज़ -3। तो आपको एक कंडीशन पढ़ाई गई थी कि एक नहीं 3 कंडीशन पढ़ाई गई थी कि अगर d की वैल्यू 0 से कम आती है तो उसके रियल रूट्स नहीं होते, नो रियल रूट्स। अगर d की वैल्यू 0 के बराबर आती है तो वो इक्वल रूट्स, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो रियल रूट्स। तो लेकिन यहाँ पर -3 है, वो तो 0 से छोटी वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या, सिंपली इस इक्वेशन के रूट्स नहीं होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, दैट इज द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि आपको एलसीएम फाइंड करना है किसका, थोड़ी सी लैंग्वेज पर बस ध्यान देना है ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। आपको बोला गया है कि आपको एलसीएम फाइंड करना है 2 नंबर्स का, पहला तो जो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर है और दूसरा जो सिर्फ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पर दोनों में, यानी कि 2 नंबर जो आप लोगों जिनका एलसीएम फाइंड करोगे उसमें दोनों में 2 डिजिट मत ले लेना। आपको सर बोला गया है कि एक ही आपके पास 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होना चाहिए, बाकी जो 1 डिजिट नहीं बोला है, लेकिन जो सिंपली नॉर्मल सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है उसको लेना है। तो यहाँ पर अगर कंपोजिट नंबर में दिक्कत है तो आप उसकी भी वीडियो देख सकते हो, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, यानी 2 से ज़्यादा नंबर से वो कट जाए, जैसे 4, और 4 से भी कटेगा, 4 4 जा 1, 4 से कितना 1 कटेगा 1 टाइम्स में और 1 टाइम में, और 2 से भी कटेगा, फिर 1 से भी कटेगा, तो हुए ना 2 से ज़्यादा फैक्टर। 10 भी 5 से कटेगा, 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, तो इन दोनों के हो गए 2 से ज़्यादा फैक्टर्स। हाँ, एंड यहाँ पर हमें बोला गया था कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तो आपका 4 ही होगा, बिकॉज 4 से छोटा तो 3 होता है, 3 तो सिर्फ 1 और 3 प्राइम नंबर है, तो वो तो बस 2 ही से डिविजिबल होगा, 2 से ज़्यादा से नहीं होगा, और यहाँ पर इसलिए हमने उसको 4 लिया। अब उसके बाद अगर आपको 5 लेना है तो वो नहीं लेना है, 5 तो ऐसा भी होगा भी नहीं। 6 लेना है तो वो नहीं लेना होगा, बिकॉज अगर आपके पास पहले से छोटी वैल्यू अवेलेबल है, 6 से छोटी 4 है ना वैल्यू, तो आप 4 को लोगे, 6 को नहीं लोगे, ठीक है। अब उसके बाद स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, यानी कि 2 डिजिट स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 0 10 से। तो 10 के पास हमें दिख गया कि सबसे छोटा यहाँ से स्टार्ट हो भी रहा है
और ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है भी। तो उन दोनों का सिंपली हमने एलसीएम निकाल लिया और एलसीएम आ गया 20। तो इसका आंसर हम लोग 20 क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इसका आपका करेक्ट होगा कि ऑल आइसोस्केलेस ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, बिकॉज सारे क्वाड्रिलेटरल तो सेम होते हैं, उनका करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलो या साइड, उनकी जो सिमिलैरिटी होती है वो होती है। नन ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं, ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर। ये भी हमने सिमिलैरिटी वाले चैप्टर में पढ़ा था कि क्वाड्रिलेटरल्स और सर्कल्स सिमिलर होंगे, बिकॉज यहाँ पर आपको उतनी करेक्ट मेजरमेंट की बात नहीं होती है। लेकिन आइसोस्केलेस ट्रायंगल में आपको अच्छे से देखना होता है कि दोनों साइड के लेंथ हर एक ट्रायंगल में सेम होना है, जो इसमें है वो उसमें भी हो। ऐसा तो होगा नहीं, हर एक ट्रायंगल में मान लो दो साइड सेम भी है तो आपके डिफरेंट साइड्स की मेजरमेंट होगी, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। नाउ कमिंग टू 7 में क्या है कि अ रेगुलर हेक्सागोन इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर देन द पेरीमीटर इज। तो हेक्सागोन क्या होता है, ऐसा आपका क्वाड्रिलेटरल जिसके 6 साइड्स होते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसके 4 साइड्स होते हैं। तो हेक्सागोन ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके 6 साइड्स होंगे। और यहाँ पर बोला गया है कि जो साइड्स है इस एक सर्कल में, यानी हेक्सागोन है आपका एक सर्कल में बनाया गया है, सर्कल के अंदर एक हेक्सागोन है। तो आप बताओ कि पेरीमीटर क्या होगा। तो पेरीमीटर सिंपली आपका 6 साइड है तो 6R होगा। ओके डन। अब चलते हैं 8 में। 8 में आपको ये एक एक्सप्रेशन दी हुई है, इसका सिंपली आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके लिए थोड़ा सोल्यूशन करना होगा एंड देन आंसर में टिक करना होगा। तो आपका क्वेश्चन वाला लाइन ये है दैट cos 75 डिग्री प्लस थीटा माइनस sec 15 डिग्री प्लस थीटा माइनस tan 55 डिग्री प्लस थीटा प्लस cot 35 डिग्री माइनस थीटा। वैसे तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के क्वेश्चन है जो कि आपके सिलेबस से कट आउट है, बट फिर भी ये सैम्पल पेपर में है तो उसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। या बेसिकली अगर जो भी आउट ऑफ सिलेबस वाले क्वेश्चन है उसको हम लोग लीव कर देंगे, बिकॉज एग्जाम में कुछ ही क्वेश्चन वैसे आते हैं, आप चाहो तो उसको पढ़ भी सकते हो। बट मैंने सोचा कि इसको कुछ क्वेश्चंस को लीव करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर कॉसेक जो था आपका, उसको अगर आप 90 से माइनस करोगे, यानी कॉसेक के साथ आपका कौन सा एंगल दिया हुआ है 75 डिग्री प्लस थीटा। अगर आप से इसी को 90 से माइनस करोगे तो आप सोचोगे कि यहाँ पर 15 कैसे आ गया। ये ऐसे आया बिकॉज जो 75 है 90 से आप कितना माइनस करोगे कि 75 आएगा। आपने बस इसी एंगल को 90 के माइनस फॉर्म में लिखा है और इसके साथ इसको चेंज नहीं करना है, इसको हम लोग एज इट इज़ रखेंगे बिकॉज आपका कॉसेक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जब आप 90 डिग्री से माइनस करते हो उस फॉर्मेट में लिखते हो तो वो आपका सेक में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आप थोड़ा सा चेक कर लोगे, ये बन जाएगा। ठीक है, सेक को हमने वैसे छोड़ा बिकॉज ये तो कैंसिल आउट होंगे इससे। यहाँ पर टैन और कॉट को भी हमने यहाँ पर वही वैल्यू को 90 से माइनस वाले टर्म्स में लिखा है। अब 90 से आपने माइनस करके लिखा 90 माइनस यहाँ पर मैंने 55 लिखा है बिकॉज आपका कॉट 35 था, लेकिन यहाँ पर हम लोग 90 से माइनस कर रहे हैं तो 90 से कितना माइनस करेंगे कि आपके पास 35 आए और उसके बाद 55 आया बिकॉज 90 से अगर आप 55 माइनस करोगे तो वो 35 आएगा। वो आ गया। तो 90 से अगर आप इन लोगों को माइनस करोगे 55 प्लस थीटा तो आपके पास आएगा 35 माइनस थीटा। ठीक है, 35 डिग्री माइनस थीटा। तो हमने बस उसी को एक 90 माइनस के फॉर्मेट में लिख दिया है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले के फॉर्मेट में। तो जब कॉट को अगर आप 90 डिग्री वाले एंगल के फॉर्मेट में लिखोगे, सिंपली बताऊँ मैं, तो आप वो कॉट tan में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आपका ये भी चेंज हो गया tan 55 डिग्री प्लस थीटा। एंड एंगल हम लोग उसको लेते हैं जो हमने 90 के माइनस करके ब्रैकेट में लिखा हो। एंगल हम लोग 75 नहीं लेंगे, हमने जो 90 से माइनस करके ब्रैकेट के फॉर्म में अलग वाला एंगल लिखा है ना कि इतना माइनस करोगे देन आपके पास जो गिवन एंगल थी वो आएगी। तो यहाँ पर सिंपली फिर वैसे करेंगे, चेंजेस हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर सेक 15 डिग्री माइनस थीटा और यहाँ पर ये है प्लस में आपका और ये है माइनस में, तो ये कट जाएगा। फिर ये भी माइनस में और ये प्लस में, दोनों का सेम एंगल है, सेम फंक्शन है, तो कट जाएगा आंसर का 0। ठीक है, तो आई थिंक ये डन है आपको। यस, सब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है ये 9। द टॉप ऑफ 2 पोल्स ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 40 मीटर आर connected by a wire. If the wire makes an angle 30 degree with the horizontal, find the length of the wire. इसका सिंपली आपको फिगर बनाना होगा। आपको दिया हुआ है कि 2 पोल्स हैं, क्या है, हाँ 2 पोल्स हैं। तो मान लो आपका एक पोल है BD, एक पोल है AE। तो आपका दोनों पोल दिया हुआ है, एक की हाइट है 20 मीटर, थोड़ी मैंने इसको लंबी बनाई है, और एक की हाइट है 14 मीटर। और ये दोनों
एक तार से जुड़े हुए हैं, तार आपको ऐसे जोड़ा ऊपर से ऊपर कनेक्टेड है। हाँ, सो ये आपके ऐसे तार जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब आपने इन तार को जोड़ लिया। अब उसके बाद ये जो तार है वो आपका एंगल बना 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अब आप सोचोगे यहाँ पर तो हॉरिजॉन्टल नहीं है, हॉरिजॉन्टल तो यहाँ पर है। आपकी जो ये पैरेलल लेवल है, पैरेलल लेवल नहीं पैरेलल लाइन होगी, ये हॉरिजॉन्टल से फिर पैरेलल हो गई ना, तो ये हॉरिजॉन्टल हुई तो ये इसके पैरेलल है, तो ये भी आपकी हॉरिजॉन्टल लेवल ही कहलाएगी, ठीक है, समझने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ये 30 डिग्री बना रही है और हमें पता है कि ये 14 है, ये पूरा 20 है, तो इतना पार्ट तो दोनों में इक्वल होगा, दैट इज़ 14 मीटर। लेकिन ये जो AC वाला पार्ट है 20 में से अगर आप 14 माइनस करोगे तो वो 6 आ गया। और आपको बतानी है लेंथ ऑफ वायर, तो वायर आपका AB यानी इससे अटैच्ड, यानी यहाँ एक पोल से दूसरे पोल में जुड़ा हुआ है, तो आपको AB बताना है। आपके पास AC गिवन दैट इज़ 6 मीटर और एंगल है 30 डिग्री। तो आप यहाँ पर कौन सा फंक्शन यूज़ करोगी, आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा AC और AB आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, तो P/H यानी कि साइन फंक्शन यूज़ करोगे तो साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू होता है 1/2 और AC/AB दैट इज 6/AB। ये भी आपको फाइंड करनी है। AB इज लेंथ ऑफ वायर दैट इज 12 मीटर नॉट सेंटीमीटर, ठीक है। तो यही था आपको इस क्वेश्चन में करना एंड इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना ना, बस सिंपली हो गया ये डन। ओके यस, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री से ही है आपका और ये भी इजीली बन जाएगा, देखते हैं कैसे होता है। अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इफ़ द फुट, एक सेकेंड इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं हम लोग। इफ़ द फुट ऑफ द लैडर इज़ 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। इसको फिगर की हेल्प से समझने का कोशिश करते हैं। आपको दिया हुआ है कि एक लैडर है, लैडर मीन्स सीढ़ी जो आपको दीवार से अड़ी हुई है, यानी आपको क्या बोलो, अड़ी हुई नहीं, आपको वो दीवार है, एक वॉल है, उस पर ऐसे उसके अगेंस्ट रखा हुआ है, यानी मान लो BC दीवार है तो आपने उसको ऐसे रख दिया, ऐसे ना लैडर रखा जाता है लीन करके, ठीक है। तो उसके बाद ये जो लैडर है वो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का एंगल बना रही है और ये जो लैडर है वो अगर आप सरफेस लेवल से देखो तो वो दीवार से 2.5 मीटर दूर है। आपको बताना है, क्या बताना है, AC यानी लेंथ ऑफ लैडर। ये जो आपकी सीढ़ी है, ये सीढ़ी की लंबाई, अब आप बोलोगे लंबाई तो ये वाली होगी BC, नहीं, वो आपकी सीढ़ी नहीं है ना, वो आपकी दीवार है, आपको यहाँ पर सीढ़ी की बतानी है। तो इसलिए सीढ़ी की बतानी है तो AC से हम लोग डील करेंगे। अब आपका ये बेस है AB, AC है, हाइपोटेनस है। अगर आप एक राइट एंगल के एस्पेक्ट से देखो, आपको एंगल भी गिवन है तो ये cos थीटा वाला फंक्शन यूज़ करोगे, cos 60 डिग्री, सिंपली वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दोगे। cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, हो गया सॉल्व, दैट्स डन। ऑप्शन से मैच कर लेना है, AC इज इक्वल्स टू 5 मीटर, यानी कि ऑप्शन A 10 का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ दिस। यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल दी हुई है और यहाँ पर मैं पहले बता दूँ कि थोड़ी सिमिलैरिटी वाली प्रॉपर्टी यूज़ होगी, कैसी होगी मैं बताती हूँ। आपको दिया हुआ है KP/PM, यानी कि इन दोनों साइड का रेशियो इज इक्वल्स टू 4/13 और KN की वैल्यू दी हुई है, ये KN पूरा है, इज इक्वल टू 20.4 सेंटीमीटर। फाइंड KQ, यानी आपको सिर्फ ये ऊपर वाली की वैल्यू बतानी है, कैसे करोगे। और एक और चीज़ एडिशनल क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज़ PQ जो है आपका, यानी ये वाली PQ वो MN के पैरेलल है। तो अब इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है तो हमें सिंपली यहाँ पर BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज़ करने का मौका मिल गया है, जिसमें आप पता है कि जो आपके साइड्स होते हैं ट्रायंगल के वो एक दूसरे के प्रोपोर्शन होते हैं, यानी KP/PM इज इक्वल्स टू KQ/Q1। किस थ्योरम से, अपन ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ा है, दैट इज़ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में KP/PM तो दिया हुआ है और पैरेलल कंडीशन दी हुई थी, तो हमने यहाँ पर BPT थ्योरम लगा लिया और हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, एक सेकेंड, क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, क्या बोला गया था, KQ। ओके तो KQ यानी कि आप देखो ये KQ से फाइंड करना था, लेकिन क्वेश्चन में हमें KN की भी वैल्यू दी हुई है, तो इससे रिलेटेड कुछ सॉल्व करके हमें यहाँ पर KQ की वैल्यू फाइंड करनी होगी, है ना। तो सिंपली यहाँ पर एक चीज़ करो आप, तो KQ ये जो आपकी यही लाइन है KN, इसको हम लोग दो पार्ट्स में से तोड़कर लिख सकते हैं, यानी दो ब्रेक मीन्स क्या बोलूँ मैं, जो आपके दो यहाँ पर KQ और QN है, उन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो आपको KN मिलेगा। ये हमने लिखा। तो अगर आप KQ को फाइंड करना है ना हमें, तो इसी लाइन से हमने KQ की वैल्यू निकाल ली, तो जो आपके पास QN की वैल्यू आएगी वही आपकी यहाँ पर अगर आप पुट करोगे KQ में तो वो आपकी
इसकी वैल्यू निकल जाएगी जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो उसको करेंगे कैसे, सिंपली हमने पता चल गया कि KP/PM इज इक्वल्स टू KQ/QN। अब आपके पास KQ की भी वैल्यू है, दैट इज़ हमने ये निकाला है, और QN की भी वैल्यू है जो कि हम लोग उसको सिर्फ QN ही लिखेंगे। क्यों? बिकॉज यहाँ पर आपका KQ में एक टर्म आ रहा है QN, तो वो टर्म कैंसिल आउट हो जाए बाद में क्वेश्चन में, दैट्स वाई हम लोग इसको QN के टर्म से ही डील करेंगे। ठीक है, तो QN को आप एज इट इज़ लिखोगे और उसके बाद इसको सिंपली सॉल्व कर दोगे। ओके, एंड इसके आगे का सोल्यूशन मैं नहीं दिखा रही हूँ बिकॉज ये आपका काम है कि इसको सॉल्व करना है। मुझे बताना कमेंट्स में, अगर दिक्कत होगी तो मैं इसका आंसर भी शेयर कर दूँगी कि कौन सा ऑप्शन सही है, या अगर आपको सही आंसर आ गया तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाना था और इस ट्रायंगल में साइड्स के रेशियो को सॉल्व करके थोड़ा सा रिलेशन से जो आपको पर्टिकुलर साइड निकालनी है और कहीं पर सिर्फ QN छोड़कर आपको सिंपली सॉल्व करना था वैल्यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया है डन। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। सो नेक्स्ट है आपका ये 12। तो 12 के तरफ चलते हैं तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है एंड मैं बोलूँगी ये सबसे इजी क्वेश्चन है। ये आपको ज़्यादा सॉल्व करने का टाइम भी नहीं लगेगा, बट हाँ थोड़े कॉन्सेप्ट्स ज़रूर ध्यान में रखने होंगे कि ऐसे करना है तब आपका आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या बताना है आपको, रेशियो ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ 2 सिलेंडर्स विथ इक्वल हाइट। अब जब हमने ये बात सुनी ना कि आपके पास 2 सिलेंडर्स है और उनके लेटरल सरफेस का आपको रेशियो बताना है, और उसमें एक और चीज़ गिवन है कि दोनों सिलेंडर की हाइट इक्वल है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली पूरा कट कर देते हैं। जो आपका लेटरल सरफेस ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRh, और हमें पता चल गया कि दोनों की हाइट सेम है। तो मानो दोनों को आपकी हाइट को आपने स्मॉल h से डिनोट करा है, तो आप दोनों को स्मॉल h लोगे और उनको रेशियो निकालने के लिए बाई के फॉर्म में लिखोगे जैसे यहाँ पर है ना। तो आप उन सबको कट कर दोगे। लेकिन 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 एक बात का ध्यान रखो, आपको क्वेश्चन में सिर्फ यही बोला गया है कि दोनों जो आपके सिलेंडर हैं उनकी हाइट सेम है, इसलिए हमने लेटरल सरफेस यानी कर्व सरफेस एरिया वाले के फॉर्मूले में 2πRh लिखा है, HH सेम लिखा है, स्मॉल h। लेकिन आपको ये कहाँ बोला है कि दोनों की रेडियस भी सेम है, रेडियस तो नहीं बोला है ना। तो एक की रेडियस को हमने कैपिटल R से लिखा है। अब यहाँ पर ऑप्शन में आपको कैपिटल R पहले था तो इसलिए मैंने उसको ऊपर लिखा है। ठीक है, सी वाले ऑप्शन में आप तो उसको नीचे पे लिख सकते हो, लेकिन दोनों लिखोगे चलेगा, बट क्वेश्चन में जैसे गिवन है ऑप्शन में जैसे आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है। तो सरफेस एरिया ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू व्हाट, 2πRh। दोनों की रेडियस थोड़ी डिफरेंट है बिकॉज क्वेश्चन में गिवन नहीं है। जब तक क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा हम लोग यहाँ पर नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि आपका रेडियस भी सेम है, इसलिए हमने दोनों की रेडियस को डिफरेंट टर्म से डिनोट करा है। तो आपके पास रेशियो का आएगा, ये सब पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या, R/r, तो वो आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देन अब चलते हैं नेक्स्ट वाली MCQ पर, दैट इज़ 13। इन द फॉर्मूला, आपका मीन का फॉर्मूला है अज्यूम मीन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन ऑफ द ग्रुप डेटा DI इज आर द डेविएशन फॉर्म फ्रॉम A ऑफ, यानी कि आपको यहाँ पर बताना है कि जो आपका DI आता है ग्रुप डेटा में, आप फाइंड करते हो मीन फाइंड करने के लिए, वो क्या होता है जो आपकी डेविएट आप करते हो उसको A से, किसके A से। तो DI हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, अगर आपने स्टैटिस्टिक्स वाली वीडियो देखी होगी तो DI हम लोग फाइंड करते हैं XI माइनस A। तो A तो हम लोग कोई भी एक टर्म मान लेते हैं अपनी टेबल में से, है ना। लेकिन आपको यहाँ पर XI वाले टेबल में से, यानी जो आपकी क्लास मार्क वाली टेबल होती है, आप उसमें से कोई भी एक टर्म को A मान लेते हो तो उसको आप लोग A मानते हो, लेकिन उससे आप DI फाइंड कैसे करते हो, XI माइनस A। XI क्या होता है आपका क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। अगर ये थोड़ी दिक्कत कर रही है तो आप प्लीज़ आप पहले अपने चैप्टर्स कंप्लीट करो, देन उसके बाद ये वाला सुनो। ठीक है, तो वो क्या होता है, XI माइनस A आपका D होता है, DI। तो XI क्या होता है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि A किससे माइनस होता है, XI से। XI क्या होता है, यानी इनडायरेक्ट आपको पूछा गया कि क्लास मार्क की डेफिनेशन क्या होती है। तो क्लास मार्क सिंपली आपका मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट कैसे, अपर प्लस लोअर अपॉन 2, तो ये आपका मिड पॉइंट का ही फॉर्मूला निकलता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। ओके, 14 इज इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है, where C is not equals to 0 are equal, then आपके पास ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर B करेक्ट होगा। C and B have opposite signs।
अगर आपके इनके ज़ीरोस यानी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोस के इक्वल हैं, दो ज़ीरो होंगे ना, अल्फ़ा और बीटा, वो दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या कि जो आपकी सी और बी हैं इनके अपोजिट साइंस हैं, ठीक है। चाहो तो आप इसको सॉल्व कर भी सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, लेकिन MCQ तो हम लोग उसको डील करेंगे, ठीक है। अगर सॉल्यूशन भी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। नाउ 15, 2 coins are tossed simultaneously, the probability of getting at most one head is। तो आपने 2 कॉइन्स को टॉस करा, ठीक है, आपने 2 सिक्के उछाले आसमान में, तो आपको बतानी है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आपके पास एक हेड तो ज़रूरी आएगा। आपने 2 टॉस उछाले हैं ना, तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी आ सकती है, क्या क्या आउटकम आ सकता है सिंपली। तो वो आ सकता है चाहे तो आपके दोनों सिक्के में टेल आएंगे, चाहे तो दोनों सिक्के में हेड आएंगे। कभी इस वाले सिक्के में मान लो आपके पास 2 सिक्के हैं, ठीक है, तो कभी इस वाले सिक्के में हेड आएगा, कभी इसमें टेल, यानी हेड और टेल, हेड टेल। कभी इसमें टेल आएगा, कभी इसमें हेड आएगा, दोनों में डिफरेंट आउटकम्स आ रहे हैं ना। दिखने में भले ही सेम लग रहा है कि हेड इसमें आया, टेल इसमें आया, फिर नेक्स्ट टाइम में टेल इसमें आया, हेड इसमें आया, लेकिन ये दोनों डिफरेंट आउटकम्स हो गए। तो आपको बतानी है कितनी बार आपका हेड आएगा। तो सिंपली कितनी बार आया, 3 बार हेड दोनों में सेम जब आया, उसके बाद जब एक में हेड आया था, फिर जब दूसरे वाले में हेड आया था, तो 3 टोटल आउटकम्स आपके पास कितने हैं, 4 ही आए ना। 3 में हेड आया और एक में दोनों में टेल था, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4 हो गए, और फेवरेबल कितने हो गए, 3। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 17 पर, एंड जल्दी से इसको करते हैं। फॉर द वैल्यूज़ फॉर विच वैल्यूज़ ऑफ पी, यहाँ पर आपको पी दिख रहा है इस वाली इक्वेशन में। वेल द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बी पैरेलल। तो ये भी हमने करा है, यस, ये आपने लीनियर पॉलिनोमियल नहीं, लीनियर इक्वेशंस में पढ़ा है। तो कैसे, अगर आपकी पैरेलल लाइन होती है तो आपके पास एक कंडीशन होती है कि A1/A2, B1/B2, C1/C2 ऐसी कुछ होती है। लेकिन आपका पैरेलल लाइंस के लिए ये दोनों तो इक्वल होंगे, लेकिन इनकी वैल्यूज़ इसके बराबर नहीं होंगी। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ वो चैप्टर रिवाइज करो जाकर, मैं बताती हूँ। A1 क्या होता है, जो फर्स्ट इक्वेशन में होती है वैल्यू x के साथ, और B1 क्या होता है, जो फर्स्ट इक्वेशन यानी पहला इक्वेशन हुआ ना, जो आपको सीरीज दी हुई है, सीक्वेंस दिया हुआ है, y के साथ क्या है, 1 है, यहाँ पर -1 है। साइन भी देखना है, साइन हम लोग छोड़ देते हैं, उससे आपका सोल्यूशन में गलती हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये C1 फर्स्ट इक्वेशन में जो भी वैल्यूज़ होंगी आपकी A B C, वो A1 B1 C1 से डिनोट होगी, और सेकंड वाले में जो भी होगी वो A2 B2 C2। तो यहाँ पर सिंपली पैरेलल लाइंस के लिए आपकी कंडीशन होती है, तो यहाँ पर आप फार्मूलाज में वैल्यूज़ को पुट करोगे, माइनस साइन को भी करोगे, बिकॉज यहाँ पर तो कट गई, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में ये कटती नहीं है, एंड आपका थोड़ा आंसर डिफरेंट आता है। तो यहाँ पर भी 1/2 ये तो इक्वल हो गया, तो इस 1/2 को, और ये जो आपका बीच में साइन है, ये इसको हम लोग बोलते हैं नॉट इक्वल टू साइन। तो इसको हम लोग इस फ्रैक्शन को इसके से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। तो इसको आपने नॉट इक्वल टू ही रखना है, गलती से इक्वल टू मत कर देना। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 5 × 2 10, तो p की वैल्यू 10 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो कुछ ऑप्शन है, यहाँ पर है ऑल रियल वैल्यूज़ एक्सेप्ट 10। तो आपका सोल्यूशन में भी तो यही आया ना, p नॉट इज इक्वल्स टू 10, आपका 10 नहीं आया है, p की वैल्यू 10 के बराबर नहीं होनी चाहिए। 5/2 1/2 तो आया ही नहीं है, तो उसको हम नहीं टिक करेंगे। यहाँ पर p की वैल्यू 10 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसलिए आप कोई भी और रियल नंबर ले सकते हो, लेकिन 10 नहीं, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। The coordinates of a point A on y-axis at a distance of 4 units from x-axis and below it are। तो इसका तो आपको थोड़ा सा समझना होगा क्या बोला जा रहा है, कि आपका कोऑर्डिनेट्स एक पॉइंट A है y एक्सिस पे, एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम। तो यहाँ पर सिंपली एक बात बोली जा रही है कि एक y एक्सिस पे पॉइंट है, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो इसका मतलब क्या, कि वो उसकी जो x एक्सिस की वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो हमें x एक्सिस पे 0 की वैल्यू कौन दिख रही है, B और D ऑप्शन में, ठीक है। अब उसके बाद आगे पढ़ते हैं। एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम x एक्सिस एंड बिलो इट आर, यानी कि जो आपकी y एक्सिस पे वो पॉइंट है वो x एक्सिस से 4 यूनिट्स की दूरी पे है, 4 यूनिट्स मीन्स 4 की दूरी पे है, और वो x एक्सिस के नीचे है। तो x एक्सिस के नीचे जो y एक्सिस आती है वो नेगेटिव y एक्सिस होती है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा।
एक बात तो पता चल गई कि आपकी वाई एक्सिस पे वो पॉइंट है, तो जो उसकी एक्स कोऑर्डिनेट यानी एब्सिसा की वैल्यू होगी वो 0 होगी, और नीचे है एक्स एक्सिस से, तो नीचे से जो एक्स एक्सिस से नीचे वाई एक्सिस है वो नेगेटिव वाई एक्सिस है, इसलिए हम लोग उसको माइनस में उनकी वैल्यूज़ को डील करते हैं। यहाँ पर -4 ही क्यों, बिकॉज हमें बताया गया है कि वो जो पॉइंट है वो 4 यूनिट डिस्टेंस की दूरी से है एक्स एक्सिस से, तो आपका जो एक्स के सामने करस्पॉन्डिंग 4 होगा ना, वही आपकी ये डिस्टेंस है, तो वही आपकी वाई की वैल्यू हो जाएगी, और नीचे है तो इसका मतलब -4। इसका फिगर ड्रॉ करना आप, एंड अगर आपको इसमें थोड़ी दिक्कत है तो सिंपली यू जस्ट नीड टू ब्रश अप योर कॉन्सेप्ट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, जो कि है 19, आपके असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, और इसमें भी सोल्यूशन करना है आपको। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, इसको ऐसा नहीं कि बस देख कर पढ़ लिया, नहीं कर लिया मतलब वो नहीं करना है, तो हम लोग इसको हटा देते हैं अभी के लिए, या इसको ऐसे कवर अप ही करते हैं। चलो यस, तो बोला क्या जा रहा है कि असर्शन में आपका कि इफ़ अ वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज बेंट in the shape of a circle, the area of the circle formed is 40 centimeter, और रीज़न में है the circumference of circle is equals to length of the wire। तो आपके पास एक वायर थी जिसकी लेंथ थी 22 सेंटीमीटर, आपने उसको मोड़ दिया सर्कल के शेप में। अब वो जो सर्कल बना उस वायर से, उसकी एरिया आपके पास आ गई 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रीज़न में क्या दे रहा है कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल किसके बराबर है, लेंथ ऑफ द वायर। देख लेते हैं अगर दोनों सही है कि नहीं। तो जैसा रीज़न में पहले बोला गया है कि जो सर्कमफेरेंस है वो लेंथ ऑफ द वायर के बराबर है, तो इसको मैं सॉल्व किया तो आर की वैल्यू आ गई इससे 7/2। आपके पास रेडियस आ गया, तो असर्शन में क्या दिया हुआ था कि आपका जो सर्कल बना उस वायर से, उसकी आपकी आ रही है एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपकी यहाँ पर एरिया आ रही है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका एरिया ही गलत दिया हुआ क्वेश्चन में, 38.5 नहीं है। तो यहाँ पर ये बोथ ए एंड आर करेक्ट नहीं लिखना है कि हमारा वैल्यू सही नहीं आया तो ए आर करेक्ट है, नहीं, वैसे नहीं करना है। सिंपली अगर आपका वैल्यू करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है, तो आपका असर्शन ही पूरा गलत हो गया ना, तो आप ए को फॉल्स कर दोगे, एंड ए को फॉल्स किया तो आपके पास ऑप्शन डी ही बचता है, ठीक है। और आर तो सही है, हाँ, बिकॉज आपने उसी वायर को मोड़ा ना, अगर आप उसने मोड़ कर एक सर्कल बनाया, तो जो सर्कल की जो लेंथ होगी, यानी कि सर्कल की लेंथ हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, सर्कमफेरेंस से, वो किसके बराबर होगी, लेंथ ऑफ द वायर के। तो यही था इस क्वेश्चन में, एंड इसका जो नेक्स्ट 20 ये फर्स्ट टर्म से है, फर्स्ट टर्म आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप चाहो तो इसको खुद से बनाना, एंड नहीं तो आप इसको मेरे को बता देना कमेंट्स में। ये थोड़े आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, बट कोई नहीं, इसको कर लेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले में, मैं ट्राई करूँगी। दैट्स वॉट अबाउट दिस वीडियो, एंड आई होप यू लाइक्ड इट। ये आपकी MCQ पार्ट का डिस्कशन था। नेक्स्ट वाले में हम लोग जो आपका सेक्शन B है उससे स्टार्ट करेंगे और डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।